चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर देसीज इन फिनलैंड पॉडकास्ट। जी। वेलकम। और आज का जो व्लॉग है और आज का जो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट लास्ट टाइम हमने व्लॉग किया था तो वो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो पॉडकास्ट रहा है। व्लॉग सारे एक साथ ही हो रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है, अभी रिसेंटली फिनलैंड में इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शन के बाद एक मिक्स गवर्नमेंट आई है यहाँ पे। और वो कुछ निगोशिएशंस कर रहे हैं, कुछ प्रपोजल्स दे रहे हैं आपस में। और अभी तक पार्लियामेंट से कुछ भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो हमारे पॉडकास्ट की डिटेल्स को आप फाइनल वर्डिक्ट ना समझिएगा। पॉसिबिलिटीज़ हैं, सर्टन कंसर्न्स हैं कि जी ये प्रपोजल अगर पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा उसका, जी। बोथ ऑन रेजिडेंट्स, फिनिश रेजिडेंट्स सिटीजन्स, और जो स्टूडेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स। एक्सपैट्स हैं, नॉन फिन्स हैं, उन पे क्या इफेक्ट आएगा। तो हमने जो है वो इस पॉडकास्ट को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। एक अफेक्ट ऑन नॉन फिन्स एंड एक्सपैट्स लाइक अस, और एक है जो अफेक्ट ऑन एवरीवन। इसमें कोई वो तो नहीं है डिस्टिंक्शन यूरोपियन और नॉन यूरोपियन एंड देन फिन्स? अब ये जब वो पास होगा लॉ, और वो डिटेल में, अभी सरफेस की बातें पता है हमें भी। अभी सिर्फ हमें प्रपोजल के पॉइंट्स पता है। चीदा चीदा पॉइंट्स उसकी समरी पता है, तो हमें डिटेल में नहीं पता कि वो किस लेवल पे इफेक्ट होगा। वो यूरोपियंस में भी फिनिश और यूरोपियंस को सेग्रीगेट करेगा या नहीं करेगा, या उनमें भी कोई डिस्क्रिमिनेट करेगा। लेकिन एटलीस्ट ये कि हम मोटे मोटे पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। वैसे कब तक होने वाला है? अभी इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। ये पार्लियामेंट में भेजा हुआ है उन्होंने, डिबेट्स हो रही हैं, और उसके बाद ये अप्रूव होगा या जो है वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिनमें कह रहे हैं कि जी रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा उसमें सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि कुछ एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ फील हुई हैं लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो काइंडली डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये हमारे लिए करेंसी होती है, इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सकें। तो हमें खुशी होगी कि आप हमें इंकरेज करें। जी। तो शुरू करें जी। आप ही शुरू करें। अच्छा, हमने जी पॉइंट्स बनाए हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वो मवाद होता है कि हमें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में हम जी क्रूशल चेंजेस फॉर एक्सपैट्स एंड नॉन फिन्स। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट पे रह रहे हैं, इवन दो कि आपके पास 4 साल का रेजिडेंस परमिट है, और अगर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने दूसरी जॉब ढूंढनी है, वरना यू विल बी रिपोर्टेड। यू विल बी डिपोर्टेड तो नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। आपने मतलब एग्जैजरेट कर आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो कैंसिल हो जाएगा जाएगा इवेंचुअली। एज अ रिजल्ट यू विल बी या डिपोर्टेड। तो 3 महीने अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आपकी रेजिडेंस परमिट, आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है, आपके एम्प्लॉयर ने जो है वो फिनिश इमिग्रेशन सर्विसेज को रिपोर्ट करना है, मीग्री जिसे कहते हैं। और उसकी बेसिस पे जो है, अगर 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, उस 3 महीने के अंदर आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती, तो आपका यहाँ पे लीगल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। फिर और कोई आप तरीके ढूंढ सकते हैं, कोई शादी कर ले, कोई कुछ कर ले, तो आपका लीगल स्टेटस दोबारा से बहाल हो सकता है। उसके बारे में अभी मज़ीद क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक पॉइंट जो है ना वो डिस्कस हुआ है। और आपका एम्प्लॉयर भी मिगरी को इन्फॉर्म करेगा कि हमने इस बंदे को डिसमिस कर दिया, जी, या जी। फॉर वट एवर रीजन ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द जॉब। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे हो। हाँ। आप 3 महीने का ब्रेक ले लें, और आपको उस 3 महीने में आप मिगरी को बता दें कि जी मुझे 3 महीने के अंदर अंदर दूसरी जगह से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन जैसे अभी बात हम कर रहे हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये पहले ऐसा नहीं था। पहले 4 साल का आपको आरपी मिल गया, आप पिछली जॉब छोड़ दें, आप नई जॉब ज्वाइन कर लें, कुछ भी बड़ा फ्लेक्सिबल था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, बिल्कुल, और इससे कुछ लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अफेक्ट होंगे। हाँ, डेफिनेटली। ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, और उन्होंने अभी तक फिनिश सिटीजनशिप नहीं ली है, और वो रेजिडेंस परमिट ही रिन्यू करवाते रहते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने जॉब छोड़ दी, तो जो सेकंड पॉइंट है वो उससे रिलेटेड है कि अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट पास नहीं किया,
आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यू नहीं होगा। जी तो यहाँ पे एक यूकी टेस्ट होता है, YKI से यूकी कहते हैं, जी वो एक टेस्ट है। और एक है नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। या तो इन दोनों में से कोई अगर आपने एक भी टेस्ट पास नहीं किया हुआ है, वेदर इन फिनिश और स्वीडिश, तो आपका रेजिडेंस परमिट रिन्यू नहीं होगा। तो पहले जो ये टेस्ट था लैंग्वेज टेस्ट वो सिर्फ सिटीजनशिप के लिए था, लेकिन अब आरपी के लिए भी या पीआर के लिए, रेजिडेंस परमिट PR एक ही बात उसके लिए है। कंपलसरी हो गया तो जी। अच्छा, इसका फायदा है या इसका नुकसान है, आप किस तरह देखते हो उसको? जो पीआर के लिए थे पहले इजी था ना काफ़ी ज़्यादा। इजी तो था, लेकिन अगर आप इस तरह देखो कि अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो आते के साथ ही, जो अक्सर लोग सुस्ती में या किसी और वजह से नहीं सीख पाते, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। वो सेक्टर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं हाँ तो जो अभी नहीं है। हाँ उस लिहाज से तो काफ़ी फ़ायदा होगा कि अगर आप लैंग्वेज आपको ज़बरदस्ती सीखनी पड़ेगी। वैसे मैंने तो देखा बहुत सारे लोग फिर सिटीजनशिप ली हुई है, लैंग्वेज पता नहीं कैसे की हुई है बट आती नहीं है उनको। हाँ हाँ, वो अगर क्योंकि आपने पहले नहीं ज़रूरत सुस्ती थी। करनी है ना अगर आपने तो वो तो आप किसी भी लिहाज से कर ही सकते हो। हाँ। लेकिन ये है कि आप आपकी लैंग्वेज मस्ट होगी एज अ रिजल्ट। तो ये पॉइंट में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी भी है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ने आ रहे हो, या कोई मेडिकल की फील्ड पढ़ रहा है, कोई और दूसरी फील्ड पढ़ रहा है जिसके लिए स्पेसिफिकली आपको फिनिश लैंग्वेज स्किल्स चाहिए होती है, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी कि आप ऑलरेडी स्टार्ट से लैंग्वेज सीखोगे और अपनी स्टडीज़ में भी उस लैंग्वेज को अप्लाई करोगे और अपनी फील्ड में भी उस लैंग्वेज को अप्लाई करोगे। एंड आई थिंक इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि यू विल बी मोर इंटीग्रेटेड विद द सोसाइटी। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो पहले के साथ कंपेयर करें कि पहले लैंग्वेज जो थी वो सिर्फ सिटीजनशिप के लिए चाहिए थी, अब वो नहीं है। आप बहुत अरसे यहाँ पे लैंग्वेज सीखे बगैर नहीं सरवाइव कर पाएंगे। आपको जो है वो इवेंचुअली रेजिडेंस परमिट अपना जो है ना वो आपसे ले लिया जाए। हाँ और लैंग्वेज ये मसला उनके लिए जो लैंग्वेज सीखने में सुस्त थे या नहीं दिल कर रहा सीखने में। जी अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, तीसरा पॉइंट ये है कि पहले जो आपको सिटीजनशिप लेनी होती थी उसके लिए आपको यहाँ पे दो पीरियड्स ऑफ स्टे थे, एक कंटिन्यूस था और एक अक्यूमुलेटेड था। यानी कंटिन्यूस थे तो वो हो गया कि मैं यहाँ पे 5 साल रह रहा हूँ 5 साल स्ट्रेट विदाउट ब्रेकिंग द स्टे। ब्रेकिंग द स्टे यानी कि मैं अगर कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो 2 से 3 वीक के अंदर वापस फिनलैंड आ जाता। तो आपकी एक स्ट्रीक बनी होगी 5 साल की, तो फिर आपको सिटीजनशिप पहले मिलती थी पासपोर्ट। और अगर आपने तोड़ तोड़ के वो करनी है तो वो 7 ईयर्स पे हो जाता था। यानी आप चले गए जी अपने होम कंट्री, चले गए वापस आ गए 6 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए। तो अब क्या किया उन्होंने, जो कंटिन्यूस स्टे है अब किया तो नहीं है, इट्स ऑल अ प्रपोजल। हाँ जी, वो 8 साल कर दिया। यानी 5 साल के बजाय आप 8 साल यहाँ पे जो है वो कंटिन्यूस रहेंगे स्ट्रेट, तो फिर आप एलिजिबल हो सकते हैं सिटीजनशिप के लिए, प्रोवाइडेड कि आप बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते हैं। सिर्फ स्टे नहीं, सिर्फ स्टे नहीं है, लैंग्वेज है, whether you are a taxpayer, all of that, your police record। अच्छा जी, आगे क्या है? 4th पॉइंट है स्टूडेंट को आरपी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा अगर वो पब्लिक फंड्स पे गुजारा कर रहे हैं तो। आई थिंक जो ऐसा होता है? ऐसा ज़्यादातर तो फिन्स के लिए ही है। मैंने देखा है वैसे मेरे साथ यूनिवर्सिटी में जब मैं मास्टर्स कर रहा था तो एक पाकिस्तान से स्टूडेंट थे जो कि यहाँ पे तकरीबन 12 साल हो गए थे, एज अ स्टूडेंट आए थे, लेकिन वो मुख्तलिफ अपने स्टडीज़ एक्सटेंड करते रहते थे। पहले तो बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, या शायद बैचलर्स करके आए थे, मास्टर्स किया, फिर दूसरा मास्टर्स किया, फिर पीएचडी में एडमिशन ले लिया। तो स्टेटस तो एज अ स्टूडेंट ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप ओवर द 4-5 पीरियड्स यहाँ रह लेते हैं तो आप फिर केला के बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। ऐसे ही है। तो फिर वो केला के बेनिफिट से क्या होता था कि आपको गवर्नमेंट पैसे भी दे रही होती थी और आपका टैक्स भी डिडक्ट कर रही होती थी, तो आप दोनों तरीके से टैक्स पेयर भी हो जाते थे यहाँ पे। और आपका जो टाइम था वो भी कंटिन्यूस वो चल रहा होता था। यानी कि आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ पॉइंट पे आप जब सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो आपके रिकॉर्ड में आप टैक्स पेयर भी होगे, आपका टाइम ड्यूरेशन भी पूरा हो चुका होगा और आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट पास करके सिटीजनशिप मिल जानी थी। अब उन्होंने कहा है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और
केला जो यहाँ पे जो पब्लिक फंड्स पब्लिक फंड्स होते हैं या जो वेलफेयर सिस्टम है गवर्नमेंट की तरफ जी, बेसिकली, उससे अगर पैसे ले रहे हैं और वो आपको अलाउंसेस दे रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है रेजिडेंस परमिट के लिए। एक्सटेंशन नहीं मिलेगी बेसिकली, जी, फर्स्ट टाइम तो जी, आ ही जाएंगे, जी। बट ये है। अच्छा, 5th पॉइंट, पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है और वो ये है कि इन्होंने टारगेट किया है कंट्रीज को। जो स्पेशलिस्ट वीज़ा थे ना पहले, आईटी, हाँ, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर या और डिफरेंट फील्ड्स में, वो सिर्फ 4 कंट्रीज इन्होंने लिस्ट बनाई है इनकी। कौन कौन सी है जी? इसमें इंडिया है पहले नंबर पे, वियतनाम, ब्राज़ील एंड फिलीपींस। जी। तो बाकी 3 तो हमारे लिए अजनबी है, लेकिन इंडिया इज मेन पॉइंट। हाँ, तो स्पेशलिस्ट वीज़ा के लिए आई हैव अ फीलिंग कि अगर ये पास हो जाता है तो, क्योंकि बाकी कंट्रीज से अब नहीं आ रहे, तो दे नहीं रहे। इंडिया वुड बी, हाँ, इंडिया वुड बी फोकस्ड फॉर द नेक्स्ट स्पेशलिस्ट वीज़ा रिक्रूटमेंट। तो इंडियन नेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन आई वुड से कि इट्स शॉर्ट डिस्क्रिमिनेशन, एग्जैक्टली, क्योंकि आपके साथ बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, बहुत सारी कंट्री और बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आईटी स्किल्स, अगर इंडिया को उन्होंने आईटी के लिए, मेरे ख्याल से आईटी के लिए फोकस किया, हाँ, और वियतनाम और फिलीपींस आई थिंक ऑल्सो फॉर आईटी, डॉक्टर्स, ऑल्सो फॉर आईटी प्रोग्रामर्स, बट आई थिंक बहुत सारे लोग फिलीपींस से यहाँ नर्सिंग कोर्सेज में आते हैं ज़्यादातर। ओके, तो या तो हमारी जैसे कंपनी में भी काफ़ी सारे वियतनाम और फिलीपीन से आईटी से रिलेटेड है प्रोग्रामर्स हैं, इंडिया से भी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी प्रोग्रामिंग एंड ऑल दैट, लेकिन लेट्स होप कि ये जो है वो पास भी हो तो ज़रा ब्रॉडर कंट्रीज इसमें इंक्लूड हो, क्योंकि इंडिया के साथ साथ जैसे और भी कंट्रीज़ हैं जिनमें बड़े स्किलफुल लोग पाए जाते हैं और वो आना चाहते हैं, मतलब क्यों नहीं। छठा पॉइंट क्या है जी? मिनिमम वेज फॉर वर्क बेस्ड आरपी, मतलब दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। वो मिनिमम वेज आपकी वो 1300 से बढ़ा के 1600 कर दिया है, तो नहीं कर दी, करेंगे अगर ये पास हो गया तो इसका क्या पॉइंट है? मतलब पॉइंट ये कि आप क्या थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, आप 300 यूरो ज़्यादा कमाएंगे महीने में। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी होता है ये पैसा। अगर आप रेजिडेंस परमिट है, आपको अगर पार्ट टाइम जॉब करने को मिल रही है, आपको पहले 1300 की जॉब मिलती थी, अब 1600 की मिलेगी, तो आपका थोड़ा सा जो है वो, खैर महंगाई इतनी बढ़ गई है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा जिस हिसाब से महंगाई है। बट मुझे ना ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये है ना कि इसका मतलब जो फर्स्ट टाइम आप आरपी लोगे उसके लिए आपको अमाउंट भी ज़्यादा शो करना पड़ेगा, जैसे आप अपने वीज़ा के लिए। अच्छा, मुझे इसके बारे में मालूम, लेट्स सी, ये खैर वंस ये पास होता है या रिजेक्ट होता है मजीद में क्लैरिफिकेशन मिलेगी। लेकिन जो मुझे समझ में आया वो उसका यही है कि आपकी जो बेस पे है या बेस वेज है, मिनिमम वेज, वो इंक्रीज हो जाएगी 1300 से 1600 पे, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर एक्सपेक्ट नॉन फिन्स। तो ये बेसिकली समरी है। आई होप, आई एम नॉट श्योर, इस पर कुछ और चीज़ें भी होंगी, कुछ निटी-ग्रिटीज, बट we'll focus on only the main points. 45 पेज का कोई डॉक्यूमेंट चल रहा है जो ये है कि अब मैं माइक से पानी पी लेता हूँ। हमारे पास एक ही माइक था, तो बल्कि 3 लगे हैं, लेकिन चल एक, मतलब लेट्स सी, हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जी। देखें आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। एक माइक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ, एक ही पानी के ग्लास पे लगा हुआ। यप। अच्छा, इसमें आप कुछ मुझे पॉइंट्स इसमें पॉजिटिव लगे, कुछ नेगेटिव लगे। नेगेटिव ज़्यादा, पॉजिटिव कम। कुछ लोगों के लिहाज से, कुछ लोगों के लिहाज से पॉजिटिव ही हैं। अब गवर्नमेंट क्या सोच के कर रही है, हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनके लिए अलग से प्रॉपर वीडियो कोई बन सकती है, बट आई थिंक विल स्किप दैट फॉर टुडे। इस पे पता है क्या, हम बेहतर कंटेंट उस वक्त बना सकते हैं कि जब लॉ पास हो, ये समरी, ये प्रपोजल पास हो, और फिर हमारे पास क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन आए कि जी क्या है और क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें जो है वो ओमिट हो जाए, ख़त्म हो जाए, जो है वो उसको बिल्कुल ही जो है वो। और मुझे लगता है अगर पास करती भी है ना गवर्नमेंट ये बिल्स, तो आई डोंट नो, मे बी दे
दे विल रिग्रेट इट आफ्टर अ व्हाइल, दे रिवर्स भी हो सकते हैं, बट अभी तो खैर हम अज्यूम ही कर रहे हैं चीज़ों को। लेट्स टॉक अबाउट द क्रूशियल चेंजेस फॉर एवरीबॉडी, मतलब सबके लिए जो प्रपोज करी है गवर्नमेंट, तो इसमें इसमें सब लपेटे जाएंगे, सब लपेटे जाएंगे, फिनिश नॉन फिनिश। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं ना वो आपके वो कम हो जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे आज मैं नौकरी कर रहा हूँ या माजिद नौकरी कर रहे हैं और हमारी नौकरी फॉर सम रीज़न ख़त्म हो जाती है, तो हम सर्टन ट्रेड यूनियंस के साथ रजिस्टर होते हैं। वो हमें जो है फिर वो हमारी पे का सर्टन परसेंटेज 75-80% हमें पे करती हैं। तो वो एक सर्टन पीरियड तक है कि जी 8 हफ्ते तक जो है वो हमें 1/5, 8 हफ्ते बाद हमें जो है वो 1/5 कट पड़ जाएगा हमारी जो भी अलाउंस है या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, और 8 महीने बाद जो है वो 1/4 कट पड़ जाएगा। यानी जो हमें पहले मिलता था, जैसे फ़र्ज़ करें किसी की सैलरी 1000 थी, उसकी जॉब चली गई, उसको 750 मिलते हैं, तो पहले ये होता था 7 या 6 महीने तक आपको पूरे 750 मिलते थे। अब वो कह रहे हैं कि 8 हफ्ते बाद वो 1/5 कट लगा देंगे उस पर, और 8 महीने बाद 1/4 कट लगा देंगे। तो वो आपके सिग्निफिकेंट अमाउंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट कम हो गया ओवर द लॉन्गर पीरियड आप देखें तो वो काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एलिजिबल अगर आप होते थे ना, आप किसी ट्रेड यूनियन के साथ रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो वो कहता था आपकी मिनिमम 6 महीने की हमें जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड चाहिए। अब उन्होंने वो 1 साल का कर दिया। उससे पहले आप उनके दफ्तर में रजिस्टर नहीं हो सकते, उनके रिकॉर्ड में रजिस्टर नहीं हो सकते एज एन अनएम्प्लॉयड वर्कर, जब तक कि आपका मिनिमम सर्विस विद अ सर्टन सिंगल एम्प्लॉयर 1 साल या कितना 52 वीक्स का, 52 वीक्स वो 1 साल, हाँ 1 साल हो जाता। जो 26 वीक से 52 वीक्स कर दिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने थोड़ी सी सख्ती कर दी है। सख्ती कर रहे हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट, होपफुली पास नहीं होगा। सिक लीव के बारे में, कि 1 दिन की सिक लीव जो है वो टोटली अनपेड होगी। हाँ। आपने वैसे सिक लीव ली है कभी? मैंने तो कभी नहीं ली। अच्छा, टोटली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। अच्छा, जैसे मेरी कंपनी काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस बारे में, आप ऑफिस ना आए, आप कॉल कर दें, मैं नहीं आ रहा। कुछ ऑफिसेज होते हैं वो कहते हैं कि जी आप सर्टिफिकेट प्रेजेंट करें। गवर्नमेंट ऑफिसेज या सिटी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं हेलसिंकी सिटी या एस्पो सिटी के, उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं। इस पॉइंट का मकसद ये है कि आप अब, अच्छा मैं ये अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, हो सकता है कि ये किसी और तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें अगर करें तो, कि जैसे कोई एम्प्लॉय होता है वो कॉल करता है एम्प्लॉयर को कि मैं सिक हूँ, बाय लॉ वैसे उसको 7 डेज अलाउ होते हैं कि वो सिक लीव ले सकता है रोज़ाना बता के कि जी आई एम नॉट फीलिंग वेल। कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कहते हैं हमें सर्टिफिकेट दो, तो मुझे ये फील होता है कि उनमें से वो कहेंगे कि अच्छा जी आपने 3 दिन छुट्टी की, 1 दिन अनपेड लीव। दैट इज़ माई इंटरप्रिटेशन, आई कुड बी रॉन्ग। ओके, खैर ये स्किप ही करना पड़ेगा, ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में, तो ज़्यादा बात नहीं। 4th पॉइंट, लोअर हाउसिंग अलाउंस, यानी आपको जो लोअर इनकम लेवल के जो इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पे, जो एक सर्टन इनकम लेवल है, अभी है आई थिंक फॉर अ फैमिली 2500 यूरोस, 2500 यूरोस फॉर अ फैमिली। अब मुझे ये भी सही से याद नहीं कि उस फैमिली में कितने लोग काउंट करते हैं वो, लेकिन आई रिमेंबर समवेयर के मैंने पढ़ा था। मतलब इन शॉर्ट ये कि अलाउंस कम हो जाएंगे आप फैमिलीज के लिए, तो आपको वो सर्टन वो देते हैं, अलाउंस देते हैं कि जी अच्छा आपकी हाउसिंग, आपके छोटे बच्चे हो गए, उनको थोड़े पैसे वो तो वैसे भी मिलते हैं रिगार्डलेस, लेकिन अगर बेस्ड ऑन इनकम लेवल, अगर आपकी इनकम सर्टन लेवल से कम है तो आपको थोड़े पैसे मिलेंगे टू कवर अप योर एक्सपेंसेस। या आपको जैसे एक फैमिली है विद स्मॉल किड्स है, रेफ्यूजीज आते हैं कुछ इस तरह वो होता है, उनको अलाउंसेस मिलते हैं, तो उसमें वो कमी कर देंगे सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट वन इज पॉजिटिव, इंक्रीज इन चाइल्ड होम केयर अलाउंस। तो ये आपने कुछ लिखा है पॉइंट्स में, क्या है? तो चाइल्ड केयर होम केयर अलाउंस यानी इस तरह होता है कि
यहाँ पे मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव्स होती हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो वालदा छुट्टी लेती हैं काम से या वाले छुट्टी लेते हैं, तो वो बच्चे की देखभाल करते हैं, उसके तो पैसे मिलते हैं। उसके पैसे मिलते हैं, वो बढ़ जाएंगे। अब वो मेरे ख्याल से कोई अप्रॉक्सीमेटली 100 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, इट्स अ बिगर अमाउंट, समवेयर अबव 100, और फिर दूसरे तीसरे चौथे बच्चे के लिए वो कम होता रहता है, कुछ इस तरह हिसाब है इनका, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। Yep. और फिर वो जाके ओवरऑल यूनिफॉर्म हो जाता है, जब काफ़ी सारे बच्चे आपके पैदा हो जाते हैं तो केला पे करता है ये जो यहाँ पे पब्लिक फंड्स होते हैं, Yeah. तो उसमें वो चाइल्ड केयर अलाउंस जो है वो बढ़ा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बच्चे पैदा करना और यहाँ रखना जो है ज़रूरी है। Yep. तो Sixth point is lower tax slab for middle level earner. इट्स अ ये गुड, सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, उनकी वजाहत करते जाएं आप। नहीं ये तो बहुत इजी इंग्लिश में है जी, ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप आपने समझ गए होगे। सोच के लिखा हुआ है कुछ ज़्यादा, अब- तो टैक्स कम होगा मिड लेवल अर्नर के लिए। हाँ, थोड़ा सा बर्डन कम करेंगे वो, लेकिन फिर वो लास्ट पॉइंट देख के मुझे लग रहा है कि वो वापस वैसे ही आ जाएगा। हाँ, लेकिन लास्ट पॉइंट पहले करते हैं ये कि वैट विल इंक्रीज टू 14% ऑन ऑल आइटम्स। वैल्यू तो- एडेड टैक्स, यप, वैट, तो ये पहले जो ना 10% था, अब 14% हो जाएगा। अब यानी कि महंगाई और ज़्यादा हाँ, तूल पकड़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। यप, तो जो ये लास्ट पॉइंट था, लेकिन अब हम सर्कलिंग बैक टू द 6th पॉइंट कि जी मिडिल लेवल अर्नर्स के लिए जो है वो टैक्स स्लैब कम करेंगे। तो मिड लेवल इनकम यहाँ पे 2500 से 3500 के दरमियान में जो इनकम है यूरोस, वो मिड लेवल इनकम कंसिडर की जाती है। उस पे अगर टैक्स लेवल ये कम करते हैं और दूसरी तरफ से वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा देते हैं, तो आई बात थिंक वहीं वहीं पे की वहीं आ जाएगी। कितनी महंगाई कर रहे हैं। खैर, वैल्यू एडेड टैक्स हर प्रोडक्ट में लगता है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। या वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स पे लगता है? हमारी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है। आई थिंक आपका डे टू डे वो नहीं, वो तो खैर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दोनों पे होता है ना। सर्विस टैक्स इज डिफरेंट देन वैल्यू एडेड टैक्स। नो आइडिया, वो लोग कमेंट्स में बताएंगे। पता नहीं। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज इन बेसिक डॉक्टर फी। हम्म। तो जो डॉक्टर्स है ना, वो थोड़े से उनको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक डॉक्टर फी से मुराद ये है, वैसे तो इलाज यहाँ पे फ्री है, लेकिन सर्टन केसेस में क्या होता है कि जब आप पहले 3 अपॉइंटमेंट्स में आप सर्टन पोर्शन ऑफ द अपॉइंटमेंट जो भी आप जाते हैं दिखाने के लिए फिजिशियन को या डॉक्टर को, वो आप पे करते हैं। पूरी फ़ी नहीं पे करते, लेकिन कुछ पहले 3 अपॉइंटमेंट्स, उसके बाद जो होते हैं फिर वो फ्री होते हैं। तो अब वो जो पहले 3 अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें बढ़ाते हैं या फिर कोई और चीज़ में वो बढ़ाते हैं, अभी ये हमें नहीं पता। लेकिन बेसिक डॉक्टर फ़ी से मुराद यही लगती है कि जो पहले अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके, कंसल्टेशंस होती हैं जो, उसकी जो फ़ी आपको पहले 3 अपॉइंटमेंट्स की पे करनी पड़ती थी, शायद उसको इंक्रीज़ कर देंगे। ओके, तो लेकिन मुझसे आज तक नहीं ली इन्होंने, आप तो पहली 3 भी नहीं ली। मैंने तो बड़े बड़े यहाँ पे जो है वो चेकअप्स करवाए हैं और टेस्ट करवाए हैं, मज़े की। तो कभी डॉक्टर के पास गया ही नहीं यहाँ से। चले, अल्लाह सारा सबको बचाए जी। ये ऐसा पॉइंट है कि किसी को अल्लाह करे कि नौबत ही ना है इसकी। ऐसे ही है। खैर, ये सारे पॉइंट्स थे। हाँ। कुछ तो हमें भी अनक्लियर थे, बट अभी भी क्लैरिटी नहीं है। समथिंग हैपेंस, देन आई थिंक विल हैव अनदर सिटिंग जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या बना इस चीज़ का। फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। वैसे मोस्टली तो कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों के लिए तो परेशानी है, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं यहाँ पे, बट लेट्स सी व्हाट डज द गवर्नमेंट डू। नई गवर्नमेंट है, अब हर एक को अपने एजेंडाज हैं। ऑनलाइन वो चल पड़ी हैं कैंपेन्स के जी, साइन करें और पिटिशंस के। ऑफलाइन भी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे थे। अच्छा, हाँ, बल्कि आज भी था एक हेलसिंकी में कुछ इंडिया से कुछ लोगों का, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलें, दैट्स इट। तो इसको एंड करते हैं यहाँ पे, Yeah. इस नोट पे। इंशाल्लाह लेट्स होप कि एवरीथिंग स्टेज वेल, गोज वेल, सबके लिए, हमारे लिए, आने वाले
इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि अच्छा मुल्क है, या अच्छा प्रोस्पेक्ट है यहाँ पे आपकी ग्रोथ का। तो वाई नॉट कि सब आएँ और सब ग्रो करें और सब खुश रहें। जी ठीक है जी, तो खुशी के इस नोट पे अब मैं पानी पी लूँ। माइक से पानी पी चले जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात नेक्स्ट होगी। वन किसमें बोलना है इसमें? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।